श्री चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास और बात कर रहे हैं मंगोलों के द्वारा किए गए विनाशों का आकलन चंगेज खां के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक बातें हैं। देखिए, चर्चा करते हैं। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। चंगेज खां के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस बात पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहाँ रहने वाले लोगों को उनसे मौत के घाट उतार दी। यानी जो गुलामी नहीं करते थे, जो अपना अधिकार खुद रखते थे और चंगेज खां का स्वामित्व नहीं करते थे, उन्हें एक मौत दी जाती थी सीधी। इनकी संख्या अब चुका देने वाली है। ऐसे नहीं मौत एक को मार दिया, दो को मार दिया, 50-100 को। देखिए, 1220 में निशापुर पर अधिपत्य करने में 17,47,000, जबकि 1222 में हिरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया। आप अंदाजा लगा सकते हो आप कितने लोग। हमारे श्री गंगानगर जिले में 19 लाख जनसंख्या 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, और देखो 16 लाख 17 लाख मार दिए। यानी गंगानगर में जितनी जनसंख्या उतने लोगों को मार देते थे। कहने का मतलब जिस क्षेत्र पर अधिकार किया सबको खत्म। छोटे नगरों में सापेक्षिक रूप से कम नरसंहार हुआ। नासा में 70,000, बेहाक जिले में 70,000, कोहिस्तान प्रांत के तुन नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। सोचकर ही आप आश्चर्य होंगे कि ये क्या है, और मौत के घाट उतारे वो अलग बात। मध्यकालीन इति वृत्तांतों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया है? इलखानों के पारसी इतिवृत्तार जुबेनी ने बताया कि मरो में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख शव प्रतिदिन गिने जाते थे। हिसाब लगाओ। टुकड़ी के सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया गया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खां ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, किंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों और उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेत के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। वह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के अपने बहुत से आयामों को अवस्थानुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। घोड़े पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। यानी उस समय चंगेज खां सबसे ताकतवर था, एशिया का सबसे ताकतवर शासक। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए। उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया गया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खां ने घेराबंदी यंत्र और नेपता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल किए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। लगभग 1167 तेमजुन का जन्म। 1160 और 70 के दशक दासता और संघर्ष के वर्ष। 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल। 1203 से स्थायी विस्तार और विजय। 1206 तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम घोषित किया। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। 1227 से 41 चंगेज खां के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल। 1227 से 60 तीन महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1236 से 42 बांटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बांटू चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र चोंगी का पुत्र। 1246-49 ओगेदेई के पुत्र ग्यूक का काल। 1251-60 मोके चंगेज खां के पौत्र और तुलू के पुत्र का काल। 1253-55 मोके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। और 1257-67
बाटू के पुत्र बर्के का राज्यकाल, यानी शासक थे, ध्यान रखें। सुनहरा गिरोह गोल्डन हॉरेड का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः परिवर्तन होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ। ये चित्र देख सकते हो आप, ये जावर साम्राज्य में लोग इस तरह देखो ये बंधे हुए हैं। 1258 में क्या हुआ, बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। चोचिंद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक विभक्सों में विभक्त। तोलुई, चगताई और चोजी। तोल्युत चीन का युआन वंश और ईरान का इलखानी राज्य। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र में चोजिद वंश में उनके पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्ड के रूप में वर्णन करते हैं। 1295 से 1304 ईरान में इल खानी शासक गजन खां का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण। 1368 चीन में युआन राजवंश का अंत। 1370 से 1405 तैमूर का शासन। बर्लास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खां का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोल्लू राज्य, चगताई और चोजी राज्यों के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र के एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खां के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से 1530 का काल क्या रहा। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खां का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूर क्षेत्र का उत्तराधिकारी। हमने देखा ना, बाबर, अकबर और ये वंशज आ जाते हैं फिर भारत में। वहाँ से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1500 में क्या हुआ, चोजी के घनिष्ठ पुत्र शिबान का वंशज सबियानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में शेयबानी सत्ता को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। 1759 में क्या हुआ, चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की और 1921 में मंगोलिया का क्या हो गया, गणराज्य। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंगेज खां के उपरांत क्या मंगोलों की स्थिति क्या हुई।